शोभा जी और अशोक जी ने अपनी बेटी भूमि की शादी 12 साल पहले बहुत धूमधाम से कनिष्क के साथ की थी। वे शुरू से ही बेटे और बेटी को बराबर मानते थे और उन्हें बराबर हक देने के पक्ष में थे। अशोक जी ने अपनी बचत से एक काफी बड़ा प्लॉट खरीदा था, जो उन्होंने अपनी बेटी भूमि के नाम कर दिया था। और बेटा पवन, वह अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर में ही रहता था। लेकिन उस प्लॉट और घर की कीमत में अब जमीन आसमान का फर्क हो चुका था, क्योंकि घर काफी छोटा था और जैसे तैसे उसमें गुजारा हो रहा था। अशोक जी ने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी, तो वह इस घर को बेच देंगे और उसमें कुछ और पैसे मिलाकर पवन के लिए भी एक अच्छा बड़ा घर ले लेंगे। कुछ समय बाद जब अशोक जी रिटायर हुए, तो उन्होंने पवन से कहा कि वह कोई अच्छा 4-5 बेडरूम का घर देखे। वे अपनी सेविंग लगाकर और इस घर को बेचकर बड़ा घर खरीद लेंगे। पवन घर देख रहा था। उन लोगों को एक घर पसंद भी आ चुका था, जिसमें 5 बेडरूम थे, एक बड़ा सा हॉल था, काफी बड़ा किचन था। उस घर में अशोक जी, शोभा जी, पवन, उसकी पत्नी परी और बच्चों के लिए पर्याप्त जगह थी। साथ ही भूमि और कनिष्क भी अगर आते तो उनके लिए भी एक बेडरूम एक्स्ट्रा था। लेकिन अशोक जी ने उस घर को फाइनल कर लिया था और बयाना देकर घर का एग्रीमेंट भी करवा लिया था और अपने छोटे घर के बिकने का इंतजार कर रहे थे, ताकि सारी कीमत देकर उस घर को अपने नाम करवा सके। लेकिन इसी बीच एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अचानक अशोक जी को खतरनाक हार्ट अटैक आया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और सब कुछ तितर बितर हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। 1-2 महीने में किसी तरह से परिवार संभल गया। पवन के सर पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। शोभा जी अब अकेली हो गई थी और बेटी भूमि और दामाद कनिष्क अब शोभा जी से मिलने अक्सर आने लगे थे। कनिष्क बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। साथ ही साथ भूमि उसके साथ रहते रहते वैसी ही शातिर हो चुकी थी। शोभा जी अकेली पड़ चुकी थी और अब इसका फायदा उठाने वाले थे कनिष्क और भूमि। बहुत बड़ी योजना चल रही थी कनिष्क के दिमाग में। अशोक जी ने घर के लिए कुछ एडवांस दे रखा था और बाकी पैसे वह धीरे धीरे करके देने वाले थे। साथ ही अपना घर बेचने की भी तैयारी थी उनकी, ताकि बिना किसी लोन के उस बड़े घर को वह खरीद सके। ले, लेकिन कनिष्क और भूमि लगातार शोभा जी के दिमाग में गलत बातें भरने लगे और उन्हें समझाने लगे, अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे और आप ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो कुछ भी जमा पूंजी बैंक में पापा ने छोड़ रखी है, उसे आप एक बड़ा घर खरीदने में अगर लगा देंगे तो आपके हाथ बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपके बेटा बहू आपको कभी भी नहीं पूछेंगे। आपने तो देखा ही होगा अकेली बेचारी औरत का क्या हश्र करते हैं उनके बेटा बहू। पवन और परी भी जब तक पापा थे आपकी इज्जत करते थे, पर अब वह आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाले। तो भूल कर भी बैंक में रखे पैसे निकाल कर घर खरीदने में खर्च करने की बेवकूफी मत करना। अगर उन्हें बड़ा घर चाहिए तो वह अपने पैसों से खरीद लेना, आप क्यों अपने पैसे उन्हें देंगे। लगातार शोभा जी के मन में पवन और परी के खिलाफ कनिष्क और भूमि जहर भरने लगे, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा था। अब पवन और परी की कही गई सही बात की शोभा जी को बुरी लग जाती थी और उन्हें लगता था कि अशोक जी के गुजरने के बाद अब उनके बेटे बहू उनकी कोई इज्जत नहीं करते। उन्होंने अपने बेटे बहू से एक दूरी बनानी शुरू कर दी और बेटी दामाद के करीब आती जा रही थी। आखिर रोज चाशनी में घोलकर जहर जो भरा जा रहा था उनके दिमाग में। फिर एक दिन पवन ने शोभा जी से कहा, मम्मी, इस घर की डील फाइनल हो रही है। कुछ महीनों में मैं इस घर को बेच दूंगा। आप फ्लैट की थोड़ी और रकम डीलर को दे दीजिए। बाकी जब यह घर बिकेगा तो सीधा उस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। सुनकर शोभा जी हैरान हो गए, क्योंकि भूमि और कनिष्क ने अच्छे से समझाया था कि उन्हें बैंक में रखे पैसे बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कह दिया, अब तेरे पापा नहीं रहे, मेरे पास क्या जमा पूंजी है, मैं बैंक में रखे पैसे कहीं भी नहीं लगाने वाली। तेरे पापा होते तो दूसरी बात थी,
लेकिन अब मैं अपने हाथ नहीं खाली करूंगी। इस पर पवन ने कहा, लेकिन मम्मी, यह तो पापा का ही फैसला था ना। पापा होते तब भी तो यह रकम निकलती, तब भी तो हाथ खाली होते। और रही आपकी बात, तो पापा की पेंशन तो आ ही रही है ना। आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? और फिर मैं हूँ, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? लेकिन शोभा जी ने गुस्से में कहा, कोई बेटा बहू अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता, बस स्वार्थ का रिश्ता रखता है। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। सुनकर पवन हैरान हो गया और कहने लगा, मम्मी, पापा ने एडवांस में भी काफी पैसे दे रखे हैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके दिए गए पहले के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस घर का एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन शोभा जी ने के दिमाग में तो कनिष्क और भूमि ने जहर भरा हुआ था। तभी उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे जाते हैं तो जाएं। मैं अब बाकी के पैसे नहीं देने वाली, और ना ही यह घर बेचने की कोई जरूरत है। आज तक सब इसी घर में रह रहे थे ना, आगे भी रह लेंगे। और अगर तुझे यह घर ज्यादा छोटा लग रहा है तो अपनी कमाई से बड़ा घर ले ले। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, या तो लोन से ले ले, मुझसे कोई उम्मीद मत रख। पवन अपने अभी लोन के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी और इतनी उसकी सेविंग भी नहीं थी कि अपनी सेविंग से वह बड़ा घर ले सकता। इसलिए उसने माँ से कोई बहस नहीं की और सोचा कि अभी एग्रीमेंट पूरा होने में काफी वक्त है, वह धीरे धीरे माँ को समझा लेगा। लेकिन परी को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, यह सब कुछ भूमि और कनिष्क का किया धरा है। रोज नियम से मम्मी जी के कान भरते हैं वह दोनों। आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे वह दोनों? उनकी शादी में तो इतना बड़ा प्लॉट पापा ने उन्हें दे ही दिया, जिसकी कीमत इस घर से बहुत ज्यादा थी। और अब जब हमारी बारी आई तो मम्मी जी को भड़का दिया। क्या हमारा पापा के पैसों पर कोई हक नहीं, सिर्फ उनकी बेटी दामाद का हक है? लेकिन पवन को पता था, यह सारी बातें मम्मी से करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मम्मी के लिए बेटे बहू कभी अपने नहीं होंगे, बल्कि बेटी दामाद ही हमेशा अपने रहेंगे। क्योंकि बहू चाहे कितनी भी सेवा कर ले, सास के लिए बेटी ही मायने रखती है। यह बात तो दुनिया जानती है। पवन ने अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दिया। वह फालतू का बवाल नहीं करना चाहता था, और अशोक जी द्वारा दिया गया एडवांस बर्बाद होने की कगार पर जा रहा था। अब भूमि और कनिष्क ने अपना अगला खेल खेलना शुरू किया, और भूमि ने मम्मी को समझाना शुरू किया, मम्मी, अभी तो आपके हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, आप किसी पर आश्रित नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपके हाथ पैर ठीक से काम करना बंद कर देंगे ना, तो आपका बेटा बहू आपकी बहुत दुर्गति कर देंगे। सब कुछ होते हुए भी आप असहाय हो जाओगे। मुझसे तो यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा मम्मी। लेकिन मैं अभी क्या करूं? मैं तो खुद एक छोटे से घर में रहती हूँ, जिसमें मेरी सासू माँ और हम दोनों और हमारे बच्चे रहते। वरना मैं आपको अपने साथ लेकर चली जाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कुछ सालों बाद आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है। अब रोज यही बातें भूमि और कनिष्क शोभा जी के दिमाग में भरने लगे, और भूमि रोज यही रोना रोती थी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं थोड़ा बड़ा घर खरीद लेती और आपको अपने साथ ले जाती, फिर आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। और शोभा जी के दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ गई थी कि बुढ़ापे में उनकी सेवा उनकी बेटी दामाद ही करने वाले, बेटा बहू ने पूछने वाले नहीं है। परी भी अब शोभा जी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश करती, शोभा जी उससे एक दूरी बनाकर रखती थी और कभी उस पर विश्वास नहीं करती थी। इसलिए परी ने भी अब गुस्से में सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन भूमि और कनिष्क ने अपनी शातिर चालें चलनी बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, और भूमि अब अपनी माँ का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। साथ ही साथ यह बोलने से कभी नहीं चूकती थी कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो पापा ने जो प्लॉट मुझे दिया था, मैं उसमें ही एक अच्छा सा घर बना लेती, फिर तो आपको भी अपने साथ रख लेती। पर घर बनाने में बहुत पैसे लगेंगे, हमारा उतना बजट नहीं। शोभा जी के दिमाग में इतना जहर भर दिया था बेटी दामाद ने कि शोभा जी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी, और उन्हें बस यही लग रहा था कि अब उनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और उनके बेटा बहू उनकी बहुत दुर्गति करने वाले हैं। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने भूमि से बोला, बेटा,
तुम्हारे पापा ने जो घर का एग्रीमेंट किया था उसमें अभी भी वक्त है, और वह एग्रीमेंट अभी टूटा नहीं है। तो बैंक में जो पैसे हैं वह पैसे मैं उस घर के लिए दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे और लगाने पड़ेंगे उस घर की रजिस्ट्री करने के लिए। अगर किसी तरह से उस घर को हमने ले लिया तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ वहां रह लूंगी। कम से कम मेरा बुढ़ापा तो आराम से कटेगा, वरना तो मेरी दुर्गति निश्चित है। कनिष्क और भूमि को तो यही चाहते थे, और उन्होंने शोभा जी को, पवन और परी को कुछ भी बताने से मना कर दिया, और बाकी का पैसा कनिष्क ने अपनी तरफ से लगाने को बोल दिया, जिसे सुनकर शोभा जी गदगद हो उठी। कहाँ बेटा उनके लिए घर नहीं ले सका, और कहाँ दामाद उनके लिए बड़ा घर लेने को तैयार हो गया। शोभा जी ने बैंक में रखे सारे पैसे कनिष्क को दे दिए, और बाकी के पैसे कनिष्क ने लोन करवा लिए, और फिर वह घर जो पवन और परी के लिए खरीदा जाने वाला था, कनिष्क और भूमि ने धोखे से खरीद लिया। कनिष्क ने क्योंकि लोन करवाया था अपने नाम पर, इसलिए फ्लैट की रजिस्ट्री कनिष्क के नाम पर की गई। और कनिष्क के लिए तो शोभा जी आश्वस्त थी ही कि भले उनका बेटा उनका ख्याल रखे ना रखे, उनके बेटी दामाद उनका ख्याल जरूर रखेंगे। इधर पवन और परी को पता भी नहीं था कि शोभा जी ने बैंक में जमा सारे पैसे कनिष्क और भूमि को वही घर खरीदने के लिए दे दिए हैं। शोभा जी ने अब एक दिन पवन और परी से बोला कि वह कनिष्क और भूमि के साथ उनके घर में रहने के लिए जा रही है, और शोभा जी भूमि के घर चली गई। पवन और परी हैरान थे कि आखिर माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी है। परी को तो खैर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी सास के मन में उसके लिए कितनी नफरत है, इसलिए वह भी अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन पवन बहुत दुखी था। उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर, शोभा जी अब भूमि के साथ रहने लगी, और लग रहा था कि अब वह बहुत चैन से रहेंगे। लेकिन जल्दी ही उन्हें सच्चाई समझ में आ गई। भूमि के घर में रहने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अपना घर अपना ही होता है, और बेटी के घर आप नहीं रह सकते। कनिष्क ने घर अपने नाम पर खरीदा था, इसलिए उसके माँ बाप बहुत हक से उस घर में रह रहे थे। लेकिन शोभा जी ने लगभग सारी रकम लगाई थी, फिर भी उस घर में उनका कोई हक नहीं था। मेहमानों की तरह व्यवहार किया जाता था उनके साथ। कभी कभी तो भूमि की सासू माँ ताना भी मार देती थी उन्हें कि जमाना कितना भी बदल जाए, बेटी के घर रहना समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। कुछ नहीं बोल पाती थी शोभा जी उस वक्त। भूमि की सास यह भी कहने से नहीं चूकती थी, हर कोई मेरी तरह भाग्यशाली थोड़ी ना होता है कि मेरे जैसे बहू बेटा मिल जाए उन्हें। मैं तो भाई आराम से अपने घर में रहती हूँ, और कभी कभी मेरी बेटी मुझसे मिलने आती है। कुछ लोग तो इतने बदकिस्मत होते हैं कि उन्हें दामाद का सहारा लेना पड़ता है। ये सब कुछ सुनकर भी भूमि और कनिष्क कभी अपनी माँ को नहीं टोकते थे, जिसे देखकर शोभा जी हैरान होती थी। उन्हें लगता था कि वह भूमि के घर में कैसे रहती हैं। यह घर तो उनका है, उनके पैसों से खरीदा गया है। कनिष्क ने बहुत थोड़े पैसे लगाए हैं, और अगर वह चाहे तो अभी अपने जेवर बेचकर उन पैसों को भी चुका सकती है। लेकिन वह कुछ बोलती नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्सर उनके आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा था उस घर में। और जब एक दिन बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो उन्होंने भूमि की सास को कह ही दिया कि यह घर उनके पैसों से खरीदा गया है, और जो लोन कनिष्क ने लिया है वह चाहे तो उस लोन को भी एक दिन में चुका सकती है। गुस्से में शोभा जी ने भूमि की सास की बहुत बेइज्जती कर दी, और यह सब कुछ कनिष्क ने अपने कानों से सुन लिया था। उसे अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने शोभा जी को अच्छा खासा सुना दिया, और बोल दिया, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी माँ से ऐसी बात करने की। मेरे ही घर में रहती हैं, मेरा ही खाती हैं, और मेरी ही मम्मी को चार बातें सुना रही हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, यह मेरा घर है, मेरे नाम पर है, और मेरे घर में मेरी माँ की कोई बेइज्जती करे, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पर रह सकती हैं तो रहिए, वरना दरवाजे खुले हैं, आप जा सकती हैं। शोभा जी को यकीन नहीं हो रहा था, उनकी इतनी फिक्र करने वाला उनका दामाद
उनके साथ ऐसा कर सकता है कि तभी भूमि वहां आ गई और बोली, क्या मम्मी, करवा दी ना मेरी बेइज्जती? चुपचाप दो रोटी खाकर रह नहीं सकती हो यहाँ पर? हाल तुम्हें दिन भर जुबान चलाती रहती हो। तुम्हें तो पता है कनिष्क अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। अब तुम्हारी वजह से मेरे और कनिष्क के बीच में लड़ाई हो जाएगी और मेरे घर में कलह होगा। क्या माँ अपने बेटे बहू से तो बना कर रख नहीं पाई और अब बेटी दामाद के घर में भी आग लगा दी। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए और अपने बेटे बहू के पास जाकर रहिए, वरना मेरा घर टूट जाएगा। सुनकर शोभा जी हैरान हो गई। उन्होंने भूमि से कहा, क्या बकवास कर रही है तू? यह मेरा घर है, मेरे पैसों से खरीदा गया है और इसी भरोसे पर खरीदा गया है कि मैं यहाँ रहूंगी। भूमि ने बहुत बेशर्मी से बोला, मम्मी, यह आपका नहीं, कनिष्क का घर है और उनके नाम पर है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, आप जा सकती हैं। शोभा जी को समझ में आ चुका था कि किस तरह से बेटी और दामाद ने मिलकर उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया और साथ ही साथ बेटे बहू से रिश्ते भी खराब करवा दिए। उन्होंने भूमि से कहा, बहुत गलत किया है तूने। तूने अपने भाई के हक के पैसे मुझे भड़काकर मेरा ब्रेन वॉश करके हड़प लिए। बहुत गलत काम किया है तूने। माँ हूँ, बद्दुआ तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तेरे बहकावे में आकर मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत गलत कर दिया। अब किस मुंह से उन्हें मैं सारा सच बताऊंगी? उन्हें तो अभी यह भी नहीं पता कि मैंने बैंक में रखे सारे पैसे निकाल कर तुझे दे दिए हैं और उनके लिए खरीदा जाने वाला घर तेरे पति के नाम पर खरीद लिया है। याद रखना, बहुत पछताएगी तू। कहकर शोभा जी वहां से निकल गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कितनी बड़ी गलती हो तो वह कर चुकी थी। किस मुंह से जाती वह पवन और परी के साथ और क्या बताती उन्हें? लेकिन सच तो उन्हें बताना ही था। हिम्मत करके वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। आंखों में आंसू लिए अपने घर की डोरबेल बजा रही थी। पवन ने दरवाजा खोला। बेहाल अवस्था में, आंखों में आंसू लिए शोभा जी को देखकर दोनों हैरान रह गए। पवन उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आया। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके शोभा जी ने अपनी गलती मानते हुए पवन को सारा सच बताया, जिसे सुनकर पवन और परी हैरान रह गए। पवन ने बस इतना ही बोला, क्यों माँ, क्यों माँ बाप को एक बेटी दामाद के ऊपर तो भरोसा हो जाता है, पर एक बेटे बहू पर नहीं होता। माँ, जिस कोख से बेटी पैदा होती है उसी कोख से बेटा भी पैदा होता है, और जिस तरह से बहू दूसरे घर से आती है उसी तरह से दामाद भी तो दूसरे घर से ही आता है। फिर ऐसा क्यों होता है माँ, क्यों? अगर बेटी पर भरोसा है तो बेटे पर क्यों नहीं, और अगर दामाद पर भरोसा है तो बहू पर क्यों नहीं? शोभा जी के पास पवन की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह आंखों में आंसू लिए बस पवन और परी से अपनी भूल की माफी मांग रही थी। पवन और परी भी क्या करते, माँ की संपत्ति थी और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दे दी थी। उनका पूरा हक था अपनी संपत्ति पर, तो वह पूरे हक से अपने घर में रह सकती थी। कुछ भी हो, पवन और परी ने अभी भी शोभा जी की अनदेखी नहीं की थी। वो तो भूमि और कनिष्क के द्वारा घोला गया जहर था जो शोभा जी के दिमाग में भरा हुआ था। लेकिन आज खुद उसी बेटी दामाद ने उनके दिमाग में भरे जहर को निकाल दिया था, अपनी सच्चाई दिखाकर। शोभा जी अपने घर वापस लौट तो आई थी, पर उनका दिल बेचैन था। आखिर उनकी बेटी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया था और धोखे से अपने भाई के हक की दौलत हड़प ली थी और घर अपने पति के नाम पर करवा लिया था। अब शोभा जी दिन रात यही सोचती रहती थी कि कैसे अपने स्वार्थी बेटी दामाद को सबक सिखाए। पवन और परी से अपनी किस्मत मानकर चुप थे। क्या करते वह? उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसी तरह से 2 महीने का वक्त बीत गया। शोभा जी की भूमि और दामाद से इस बीच कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन भूमि और कनिष्क ने सोचा कि शोभा जी से बनाकर रखने में ही भलाई है और उनका ब्रेन वॉश करना कौन सी बड़ी बात है। एक बार फिर हम उन्हें अपने हिसाब से घुमा लेंगे। अच्छी खासी पेंशन आती है उनकी और अच्छे खासे जेवर भी हैं उनके पास, क्योंकि आज तक कनिष्क के कान में यह बात घूम रही थी कि शोभा जी चाहे तो घर की बाकी किस्तें भी अपने जेवर बेचकर एक बार में क्लियर कर सकती हैं। कनिष्क और भूमि अब इसी बात पर दिमाग चला रहे थे कि एक बार और शोभा जी को किसी तरह से बेवकूफ बनाकर उनके जेवर भी निकलवा लिए जाए तो घर का लोन भी
खत्म हो जाएगा और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। और अगर किसी तरह से उन्हें फिर से अपने पास रख लिया जाए तो उनके बच्चों की फीस वगैरह का इंतजाम तो शोभा जी की पेंशन से ही हो जाएगा। उनके काफी पैसे बच जाएंगे। भूमि ने 2 महीने बाद शोभा जी को फोन किया और बड़े प्यार से पूछा, मम्मी कैसी हो आप? शोभा जी ने भी कहा, कैसी रहूंगी, जिसके बेटी दामाद ने उसकी बेइज्जती करके उसे घर से ही निकाल दिया हो, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया हो। तभी भूमि ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया और बोला, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। उस दिन कनिष्क बहुत ज्यादा परेशान थी। ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वह काफी टेंशन में थे और उन्होंने आपसे इतना कुछ बोल दिया था। वो तो आज तक इस बात के लिए पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह तो शर्म के मारे आपसे माफी भी नहीं मांग सकते। बहुत अफसोस है कनिष्क और मुझे। मम्मी, मैं भी पता नहीं किस होश में थी कि मैंने भी ऐसी बातें कह दी। मम्मी, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हमसे गलती हो गई है। प्लीज आप वापस यहाँ आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैंने मम्मी जी को भी समझा दिया है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है, तो वह भी आपसे माफी मांगना चाहती। प्लीज आप वापस यहाँ आ जाइए, अब कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। शोभा जी ने कहा, बेटा तुमने इतना बोल दिया वही बहुत है। माँ हूँ, कितने दिन तुम लोगों से नाराज रह सकती हूँ, लेकिन अब मैं वहां नहीं आ सकती, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे यह बात तो मुझे भी समझ में आ गई कि अपना घर अपना ही होता है और बेटी के घर कभी भी माँ बाप नहीं रह सकते। कहकर शोभा जी ने फोन रख दिया। भूमि ने सोचा, चलो बातचीत की एक शुरुआत तो हुई, मम्मी को धीरे धीरे मैं समझा ही लूंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर मम्मी मेरे पास आ ही जाएंगी और मेरे हिसाब से ही चलेंगी। अब अक्सर भूमि और शोभा जी की बातें फोन पर होने लगी थी। भूमि घर नहीं जाती थी। उसे पता था कि परी भाभी उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुनाएगी। वह फोन पर अपनी माँ को समझाया करती थी और धीरे धीरे फिर से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती। एक दिन दोनों के बीच फोन पर बात हो रही थी तो शोभा जी ने बताया कि पवन और परी गांव के घर में गए हैं। गांव में वैसे भी क्या बचा है, सिर्फ एक छोटा सा पुराना घर ही तो था जो बारिश की वजह से गिर गया है। गांव से फोन आया था कि अगर वहां हमारा कुछ जरूरी सामान है तो हम लोग आकर ले जाएं, शाम तक आ जाएंगे। भूमि ने उस दिन काफी देर तक शोभा जी से बात की और उन्हें फिर से अपने झांसे में लेने की कोशिश की। खैर अगले दिन परी और पवन आ चुके थे और फिर 3-4 दिनों तक शोभा जी और भूमि की कोई भी बात नहीं हुई। उसके बाद भूमि ने फिर शोभा जी को फोन किया और उन्हें मनाने की कोशिश की कि वह उनके पास आकर रहने लगे। शोभा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तेरे घर तो नहीं रह सकती। वह घर तो अब तेरा ही है, आखिर तेरे पति के नाम पर है। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर होता है कि मैंने अपने बेटे के हक के पैसे भी तुझे दे दिए, लेकिन चल कोई बात नहीं, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे के नसीब में उससे कहीं ज्यादा लिखा था जो अब उसे मिल चुका है। अगर रिश्ते सामान्य रहते और तूने और कनिष्क ने बेईमानी नहीं की होती तो, लेकिन तूने तो अपने फायदे के लिए पहले ही बहुत बड़ी बेईमानी कर ली, तो जिसके नसीब में जो था वह उसे मिल गया। बातों को घुमा घुमा कर शोभा जी ने बोला था। भूमि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और उसने बोला, मम्मी साफ साफ बोलो, आप कहना क्या चाहती हो? शोभा जी ने बोला, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस तू खुश है ना? प्लॉट भी पापा ने तेरे नाम कर दिया था और पवन के लिए खरीदा जाने वाला घर भी अब तुझे मिल चुका है। पवन और परी तो इस छोटे से घर में ही रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही वह भी अपने बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी की किस्मत नहीं ले सकता। कहकर शोभा जी ने फोन रख दिया। भूमि के मन में खलबली मच चुकी थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मम्मी ऐसी बातें कर रही है। वैसे भी मम्मी के पास बचा क्या है? सारा कुछ तो मैंने ले लिया, बस थोड़े से जेवर हैं जिनसे कोई बड़ा घर नहीं खरीदा जा सकता, और महीने की पेंशन आती है। भाई के बच्चों के पढ़ाई में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, उनकी भी कोई खास सेविंग नहीं है, तो कैसे वह अभी बड़ा घर खरीद लेंगे? लोन में लेना नहीं चाहते, जरूर कुछ ना कुछ बात है। कहीं भाई और परी गांव गए थे
वहां की कोई प्रॉपर्टी तो उन्होंने नहीं बेची? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव में प्रॉपर्टी के नाम पर है ही क्या? एक छोटा सा घर था, वह भी गिर गया। और वैसे भी गांव के उस छोटे से घर की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भूमि ने कनिष्क को इस बारे में बताया तो कनिष्क बोला, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तुम्हारी मम्मी ऐसी बातें कर रही है। जरूर तुम्हारे पापा ने कोई ना कोई और ऐसी सेविंग या प्रॉपर्टी बनाई है जिसके बारे में अब पता चला है। भूमि, अगर ऐसा है ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ भी करके मम्मी को मनाना पड़ेगा। भूमि ने बोला, कोशिश तो कर रही हूँ। पर मम्मी साफ साफ कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन खुश बहुत है। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। कनिष्क ने कहा, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सासू माँ को अपने झांसे में लेने के लिए। और फिर रविवार को कनिष्क और भूमि उस मंदिर में पहुंच गए जहाँ शोभा जी हर रविवार को जाया करती थी। वहां पर कनिष्क और भूमि को देखकर शोभा जी हैरान हो गई। चालाक कनिष्क ने शोभा जी को रोक लिया और उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा, मम्मी जी, उस दिन मैं बिल्कुल होश में नहीं था। पता नहीं मेरे मुंह से गलत बातें कैसे निकल गई। मैं तो आपसे नजर भी नहीं मिला सकता। आज बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ चलकर रहिए। शोभा जी ने बोला, कोई बात नहीं दामाद जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अपना घर अपना ही होता है, इसलिए अब मैं आपके घर पर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस था कि मैंने अपने बेटे के हक की संपत्ति भी अपनी बेटी के नाम कर दी। लेकिन भगवान ने मेरी उस गलती को भी सुधार दिया और मेरे बेटे को अब उससे कहीं ज्यादा संपत्ति मिल चुकी है। और अब वह भी जल्दी ही अपना एक बड़ा घर खरीद लेगा। उसके बाद भी उसके पास अच्छी खासी संपत्ति बची रहेगी। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल ही जाता है, कहकर शोभा जी जाने लगी। कनिष्क और भूमि हैरान थे कि जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना पवन के हाथ लगा है। कनिष्क और भूमि ने शोभा जी को रोक लिया और उनसे बोलने लगे, मम्मी जी, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तो उनका मुख्य मकसद था शोभा जी के मुंह से यह निकलवाना कि पवन को इतने ज्यादा पैसे एकाएक कहाँ से मिल गए। भूमि ने अपनी माँ को वहीं पार्क में बैठा लिया और इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बातों में बहकर शोभा जी ने बता दिया, बेटा, अगर सब कुछ ठीक रहता तो अभी जो खजाना पवन को मिला है उसमें से कुछ हिस्सा तुम लोगों को भी जरूर मिलता। लेकिन तुम दोनों ने पहले ही काफी बेईमानी कर ली है, तो पवन अब किसी कीमत पर भी तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाला। और मैं भी किस मुंह से उससे बोलूंगी कि वह तुम लोगों को कुछ दे, वरना शायद एक सोने की ईंट मैं तुम्हें भी दिलवा देती। सुनकर कनिष्क और भूमि हैरान हो गए। सोने की ईंट? और वह शोभा जी से बोलने लगे, मम्मी, भाई को सोने की ईंट मिली है, ऐसा कैसे हो सकता है? शोभा जी वहां से उठकर जाने लगी। नहीं नहीं, वह तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी क्या फालतू की बातें करती रहती हूँ। लेकिन कनिष्क ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा, मम्मी जी, साफ साफ बताइए क्या बात है। हम आपके बेटी दामाद हैं। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई और हमें उसका पछतावा भी है। लेकिन हमने जो कुछ भी किया था आपके बारे में सोचकर ही किया था। आपने तो हमें पराया ही मान लिया। शोभा जी फिर से कनिष्क की बातों में आ चुकी थी और बोलने लगी, वह बात क्या है ना दामाद जी, गांव का घर जर्जर होकर गिर पड़ा। वहां कुछ खास सामान तो नहीं था, लेकिन फिर भी परी और पवन गए थे देखने के लिए कि कहीं कुछ जरूरी सामान न हो उस घर में। और वहां पर अंदर जाकर जब उन्होंने गिरे हुए घर का मलबा थोड़ा इधर उधर सरकाया तो उस मलबे में उन्हें सोने की ईंटें मिली जो वजन में 2 किलो से भी ज्यादा है। वह घर बहुत पुराना था, शायद मेरे ससुर जी के दादाजी का बनाया हुआ हो सकता है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी को ईंट का रूप देकर उस घर की दीवारों में लगवा दिया था, जो कोई नहीं जानता था। और आज जब वह घर गिरा तो उसके मलबे में वह सोने की ईंटें भी दबी पड़ी थी। उन्होंने अच्छे से खोजा तो उन्हें इस तरह की 2 सोने की ईंट मिली। दोनों का वजन बहुत ज्यादा होगा और पूरा शुद्ध सोना है जिसकी कीमत करोड़ों में है। पवन और परी
वह ईंट लेकर घर आ चुके हैं। किसी को कुछ नहीं बताया। अभी तक कोई कुछ नहीं जानता, बस हम तीनों जानते। और आज तुम दोनों को बता रही। दामाद जी, अगर रिश्ते ठीक होते ना, तो मैं पवन से जिद करके उन दो ईंट में से एक आप लोगों को दिलवा देती। अगर मैंने वह घर पवन के लिए खरीद दिया होता ना, तो मैं पूरे हक के साथ पवन से वह एक ईंट लेकर आपको दे देती कि इस पर मेरी बेटी का बराबर का हक बनता है। पर अब मैंने खुद ही बेईमानी की है, इसलिए मुझे नहीं लगता अब वह कुछ भी बांटेगा। कहकर शोभा जी वहां से चली गई। लेकिन सोने की ईंट, वह भी इतनी भारी, सुनकर ही कनिष्क और भूमि हैरान थे और उसकी कीमत का अंदाजा लगा रहे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि अभी घाटे में पवन नहीं, वह दोनों हैं और उन्हें किसी भी हाल में सोने की एक ईंट तो चाहिए ही चाहिए। कनिष्क को पता चल चुका था कि पवन अच्छी अच्छी सोसाइटी में काफी बड़े बड़े फ्लैट देख रहा है। कनिष्क और भूमि के मन में उथल पुथल मची हुई थी। कुछ भी करके उन्हें ईंट चाहिए थी। एक दिन सुबह सुबह भूमि और कनिष्क पवन के घर पहुंचे। पवन उन्हें अनदेखा करके जा रहा था, क्योंकि वह उनसे बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन भूमि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई मुझसे गलती हो गई। पता नहीं है सब कुछ मैंने कैसे कर दिया। शायद मम्मी की फिक्र में, पता नहीं क्यों मुझे वहम हो गया था कि आप और परी भाभी मम्मी का ख्याल नहीं रखोगे। कनिष्क ने भी बोला, हाँ साले साहब, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि हमने गलत किया है और हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। भूमि ने भाई पवन को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया और बोला, भाई बचपन में हम कितना लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन इतना थोड़ी ना एक दूसरे से रूठते थे कि एक दूसरे से बातें करनी ही बंद कर दें। भाई, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ मम्मी की फिक्र में किया, लेकिन आप यकीन मानो, अब हम अपनी गलती सुधार देंगे। हम तो सारे कागजात लेकर आए हैं, आप बस चलिए। वह घर हमने खाली कर दिया है। कनिष्क, अभी के अभी वह घर आपके नाम करेंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं सुनना, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और जबरदस्ती भूमि और कनिष्क पवन को लेकर चले गए और घर की रजिस्ट्री पवन के नाम पर कर दी। साथ ही कहा, जो थोड़ा बहुत लोन था इस घर पर, उसे भी कनिष्क ने क्लियर कर दिया है। इसलिए इस घर में अब कोई लोन नहीं है और यह घर आज से आपका है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाइए। एक हफ्ते बाद परी और पवन शोभा जी के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। तो शोभा जी ने फोन करके भूमि को अपने घर बुलाया। भूमि और कनिष्क खुशी खुशी घर आए, इस उम्मीद पर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब सोने की ईंट पवन उन्हें दे देगा। शोभा बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश हुई और पवन और परी भी बहुत खुश थे। पवन उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले आया और बोला, रिश्तों में कुछ गिले शिकवे हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़कर सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं और हम लोग आज उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पापा की संपत्ति दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बंट चुकी है। अब भूमि ने अपना अगला दांव खेला और बोला, हाँ वह तो है, अब रिश्ते ठीक हो गए हैं और पापा की संपत्ति दोनों भाई बहनों में बराबर बंट चुकी है। लेकिन भाई, सारी संपत्ति तो अभी नहीं बटी। आपको गांव के घर में सोने की दो ईंटें मिली है ना, मम्मी ने मुझे बता दिया है, तो उनमें से एक पर तो हमारा हक बनता है। आप भी हमें हमारा हक वापस कर दो, तो रिश्ते ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हमेशा चलेंगे और हमें पता है आप हमें हमारा हक जरूर देंगे। पवन ने बोला, अरे बिल्कुल, तुम्हें भी तो तुम्हारा हक मिलना ही चाहिए। मुझे गांव के घर में जो भी कुछ मिला है उसका आधा तो मैं हर हाल में तुम्हें दूंगा। मम्मी प्लीज, गांव के घर से जो कीमती चीज मुझे मिली है उसका आधा लेकर आइए, मैं भूमि को देना चाहता हूँ। भूमि और कनिष्क बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि उन्हें इतनी भारी सोने की ईंट मिलेगी, कितने अमीर हो जाएंगे वो। पवन ने एक भारी थैला भूमि को थमाया, जिसका वजन काफी ज्यादा था। भूमि उसका वजन महसूस करके हैरान हो गई और उसने जल्दी से थैला वहां उल्टा कर दिया और थैले से एक काफी भारी ईंटा बाहर गिरी। लेकिन वह ईंट सोने की नहीं थी, एक सामान्य ईंट थी। पवन बोला, भूमि, उस गांव के घर में मुझे इन टूटे फूटे ईंट पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं मिला, बस दो चार टूटे फूटे बर्तन और कपड़े थे। गांव के घर की याद में मैं और परी ईंट लेकर आए थे। एक मैंने रखी, अब एक ईंट तुम रख लो।
आखिर हमारे पूर्वजों की संपत्ति जो है। भूमि हैरानी से शोभा जी की ओर देख रही थी। तो शोभा जी ने उससे बोला, क्यों? दिमाग भगवान ने सिर्फ तुम दोनों को ही दिया है, बाकी सारी दुनिया बुद्धिहीन है क्या? और तुम दोनों ने सोच कैसे लिया कि एक बार तुम दोनों से इतना बड़ा धोखा खाकर दोबारा मैं तुम दोनों के झांसे में आऊंगी? जिस दिन तुम दोनों ने दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया था ना, उसी समय मैंने सोच लिया था कि इस बार तुम लोग नहीं, बल्कि खेल मैं खेलूंगी और अपने बेटे बहू को उनका हक दिलवा कर रहूंगी और तुम जैसे शातिरों को सबक भी सिखा कर रहूंगी। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब? अब निकलो यहाँ से, क्योंकि यह घर भी मेरा है और वह घर मेरे बेटे बहू का है। और अब मैं अपने बेटे बहू के साथ आराम से रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, धोखे की शुरुआत तुम लोगों ने की थी और अंत मैंने कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे बेटे को उसके हक का घर मिल चुका है और यह घर भी मैं उसके नाम पर ही करूंगी और मेरे सारे जेवर भी मेरी बहू को मिलेंगे। शायद तुमने इतनी घटिया हरकत नहीं की होती तो मैं तुम्हें अपने आधे जेवर दे देती, लेकिन अब मेरी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। माँ हूं, इसलिए बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन अब तुम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखना। निकल जाओ तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से। तुम दोनों की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगा इतना अपमान सहने के बाद, इतना धोखा पाने के बाद मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को माफ कर दूंगी? कभी नहीं। लेकिन हाँ, समय ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है कि जैसे बेटी पर औरतें विश्वास करती हैं, वैसे ही बेटे पर भी करें। और जैसे बहू पर अविश्वास रहता है उसे बाहरी समझकर, वैसे ही दामाद पर भी अविश्वास करें। कभी उसे अपने बेटे से बढ़कर मत समझो, जैसे बेटी से बढ़कर बहू को नहीं समझ पाती। कभी कोई फैसला दूसरे के दिमाग से मत करो। चलो अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें हमारे नए घर में शिफ्ट होना है। भूमि और कनिष्क से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था और वे अपने ही जाल में खुद ही फंस चुके थे। पवन और परी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे, भाई बहन का यह प्यारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता, अगर तुम लोगों ने रिश्तों में चालबाजी नहीं की होती। लेकिन मेरी तरफ से यह रिश्ता उसी दिन समाप्त हो चुका था जिस दिन तुम लोगों ने हमें धोखा दिया था, और धोखे का जवाब धोखे से देने के लिए हमने दोबारा कुछ दिनों के लिए रिश्तों को सामान्य करने का नाटक किया था। पर अब वह नाटक खत्म हो चुका है। तुम लोग जा सकते हो, कहकर पवन ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया और भूमि और कनिष्क खाली हाथ अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। वह कर भी क्या सकते थे? शोभा जी ने उन्हें उनका जवाब अच्छे से दे दिया था। दोस्तों, क्या शोभा जी ने अपनी बेटी दामाद को सही सबक सिखाया और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करके सही किया, या फिर उन्हें सबक सिखाने के बाद उन्हें माफ करके रिश्ते सामान्य कर लेने चाहिए थे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।